हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 10th क्लास की शुरुआत करने वाले हैं, यानी 9th क्लास के रिजल्ट का वो वेट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं यार अब 10th क्लास की अच्छे से शुरुआत कैसे की जाए। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह की कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, सब दूर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। बट कंडीशन एक ही है, अगर आपके पास टाइम है ये कंप्लीट वीडियो देखने का, देख लो कितने मिनट की वीडियो, क्योंकि मुझे पता नहीं अब कितने मिनट की होने वाली है ये। जितने भी मिनट की ये वीडियो है, अगर उतना टाइम है ये वीडियो देखने का तभी ये वीडियो देखो, नहीं तो अभी वीडियो को रोक दो। जब इतना टाइम हो तभी इस वीडियो को कंप्लीट आपने देखना है। और हो सके मेरे बच्चे जो आप 10th क्लास में आने वाले हो, जो आ चुके हो, जो 10th की अभी शुरुआत करने वाले हो, नोटबुक और पेन लेके बैठो। जो चीज़ें मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको एक नोटबुक पेन लेके बैठना है, उसको लिख लेना है और पूरे सेशन आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। यहाँ पे टोटल मैं आपके साथ 7 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। उसमें से कुछ बातें मैं पेरेंट्स से भी करना चाहता हूँ कि 10th की, क्योंकि आपका बच्चा शुरुआत कर रहा है तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स मूविंग फ्रॉम क्लास 9th टू 10th, माई फर्स्ट पॉइंट इज 9th क्लास रिजल्ट। देखो अभी आप 9th क्लास का जो रिजल्ट है उसका वेट कर रहे हो। बहुत से स्टूडेंट्स थोड़े घबराए हुए होंगे। मेरे बच्चे, घबराने की कोई बात नहीं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हर हाल में आप 10th क्लास में पहुंचोगे, तो इसलिए घबराने वाली क्या बात है। थोड़ा सा अगर रिजल्ट लो भी आ जाता है, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं। मैं आपको पूरा सेशन अच्छे से इसी चैनल के थ्रू पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल मत घबराओ। हाँ, घर से थोड़ी सी आपको डांट जरूर पड़ेगी। जो डांट पड़ेगी, खा लो थोड़ी सी डांट। अब आपके पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ कि डांटना कितना है तो यहाँ पर मैं अभी पेरेंट्स से थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने पेरेंट को आप बता सकते हैं कि सर ने ये बोला है कि आपको डांटनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट एवरी पेरेंट्स कि जो 9th क्लास का आपके बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, अगर उसका रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ा लो परफॉर्म कर गया आपका बच्चा, प्लीज अभी आप उसको बहुत ज्यादा नहीं डांटें उसके 9th क्लास के रिजल्ट के लिए। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन इतना है कि वो 10th क्लास की शुरुआत करना चाहता है। मैं जानता हूं 9th क्लास में बहुत सी मिस्टेक्स आपने की हैं और उन चीज को रियलाइज भी किया है, और अब 10th क्लास की शुरुआत हमारे बच्चे बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि 9th क्लास के रिजल्ट के लिए अपने बच्चे को बहुत ज्यादा मत डांटे। हाँ, थोड़ा बहुत आप उसको डांट सकते हो, लेकिन डांटने से बेटर है कि आप उसको मोटिवेट करें, उसको गले से लगाओ, उसको बताइए मैं आपके साथ हूं, डोंट वरी, कोई बात नहीं, तूने 9th में कैसा भी किया, 10th में वो गलतियां मत करना और अच्छे से 10th का रिजल्ट लेके आना। देखना आपका बच्चा 100% 10th की शुरुआत बहुत बढ़िया तरीके से करेगा, और मेरे इन पॉइंट्स को अगर वो फॉलो करेगा तो थ्रू आउट द सेशन वो 10th क्लास में हर एक टेस्ट में अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। तो माई फर्स्ट पॉइंट, 9th क्लास के रिजल्ट को लेके बिल्कुल निराश नहीं होना है। आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है। लो परफॉर्मेंस में जा रहे हो, कोई बात नहीं, 10th में तो आपने आना ही है। अगर किसी सब्जेक्ट में, मानो 9th के किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, तो भाई अपने स्कूल में जाओ, सर से रिक्वेस्ट करो कि मेरा रीटेस्ट ले लो। रीटेस्ट में उतना ही सिलेबस करो ताकि आप पास हो जाओ। ठीक है, पास होके 10th में आ जाओ, 10th की फिर हम अच्छे से शुरुआत करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट 9th क्लास रिजल्ट, बस उससे हमें कुछ लर्निंग लेनी होती है, कुछ सीखना होता है कि 9th में हमने क्या गलतियां की जिससे हमारा 9th क्लास का रिजल्ट खराब हो गया। बस वही गलतियां आपको 10th क्लास में नहीं करनी। एंड पेरेंट्स प्लीज बच्चों को ज्यादा डांटना मत, बच्चे 10th की शुरुआत बहुत बढ़िया तरीके से अभी करने वाले। ओके, माय नेक्स्ट पॉइंट इज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता। यहां मैंने एक नंबर लिख रहा था, इस नंबर के बारे में भी बताता हूं। ये मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूं। कई बार क्या होता है कि जैसे 9th का रिजल्ट मानो अच्छा नहीं आया, जहाँ 90 आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके 85 आ गए, फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स को, वो 10th की शुरुआत करते हो, 10th की शुरुआत से पहले ही उसको क्या बोल देते हैं, भाई आपके 95% मार्क्स आने चाहिए 10th में। सभी रिलेटिव्स ने आपका रिजल्ट देखना है 10th का, बोर्ड का। 9th में जो हुआ सो हुआ, वो बोर्ड क्लास नहीं है, 10th बोर्ड क्लास है। 95% से मार्क्स कम नहीं आने चाहिए। अब मानो हर पेरेंट अपने बच्चे को यही बोल रहा है
क्या हर बच्चा 95% मार्क्स ले सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल। कुछ एवरेज रहते हैं, कुछ बिलो एवरेज रहते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ अच्छा कर जाते हैं, तो हर बच्चा 95% मार्क्स तो नहीं ले सकता। इसलिए हमने अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये कभी भी स्ट्रेस या टेंशन नहीं देनी है कि तेरे इतने परसेंट ही आ जाने। एक टैग उसको नहीं लगाना है कि तेरे इतने परसेंट आने जाएंगे। अगर उसको टैग लगा दिया कि 95% मार्क्स आने चाहिए, तो होगा क्या? वो बच्चा वो परसेंटेज अपने माइंड में रख लेगा, और क्योंकि उसके माइंड में 95% है, मानो वो बच्चा एवरेज है, तो वो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा। हो सकता है रात को उसको नींद भी ना आए। क्यों? नाइन्थ का रिजल्ट वैसे ही अच्छा नहीं है, पापा ने बोल दिया 95% आने चाहिए, वो स्ट्रेस में रहेगा, तो उसकी 10th की शुरुआत अच्छी हो ही नहीं सकती। तो बस हमें इतना सा समझने की देर है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर ये जो नंबर मैंने लिखा हुआ है, ये क्या नंबर है? 22,81,184। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं। ये सिर्फ सीबीएसई की बात कर रहा हूं, सीबीएसई जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, यानी 2023-24 सेशन जो हो गया, फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, इतने बच्चे एग्जाम में अपेयर हुए। अब बोलो 22 लाख या 23 लाख का जो आंकड़ा है, क्या सभी बच्चे 95% मार्क्स ले लेंगे? हर एक पेरेंट ने तो यही बोला होगा, नहीं आएंगे ना। तो इसलिए हमें यह समझना है, हर एक बच्चे का कैलिबर अलग अलग है, उसको अलग तरीके से हमें टैकल करना पड़ेगा। डांटने मारने से या टैग देने से कि तेरे इतने परसेंट आने चाहिए, बच्चा परफॉर्म नहीं करता है। बच्चा परफॉर्म कैसे करता है वो मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको अभी बताने वाला हूं। तो मेरे बच्चे, डोंट वरी, पेरेंट्स आपको नहीं डांटेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स के लिए भी और पेरेंट्स को भी ये समझना बहुत जरूरी है। डोंट सेंड योर वर्ड इन क्राउड। देखो, ऑफकोर्स आजकल सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ट्यूशन लगवाते हैं। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छी जगह कोचिंग में जाए, बेस्ट से बेस्ट टीचर उसको मिले। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करो, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखो, वहाँ पर जो बैचेस हों वो बहुत बड़े बैचेस ना हो। यानी वहाँ पे स्ट्रेंथ 30 की, 40 की, जब 50 की अगर स्ट्रेंथ होगी तो आपका बच्चा सफ़र करेगा। रीज़न, लेट अस सपोज आपका बच्चा बिलो एवरेज है, या फिर मॉडरेट स्टडी कर लेता है, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, उसको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। तो आपने अपने बच्चों को ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाल दिया, तो क्या होगा? क्या वो टीचर उस 40 बच्चों में आपके बच्चे पे फोकस कर पाएगा? प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। ये फैक्ट है, हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है सारी चीज़ें। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को ना भेजें जहां पर बहुत ज़्यादा क्राउड है। देखो, अभी 10th क्लास ही है, कोई इतनी बड़ी क्लास भी नहीं है कि आप उतना स्ट्रेस बच्चे को दे दें कि नहीं तेरा रिजल्ट आना ही चाहिए। 11th-12th क्लासेस बहुत बड़ी क्लासेस होती हैं, उसमें हम इस बारे में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन जब बच्चा 11th में आएगा। लेकिन 10th में आपको ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं भेजना है जहां पर बहुत ज़्यादा क्राउड है। जब हम अपनी बीएड कर रहे थे, बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी जब हमें प्रोफेशनली ये सिखाया जाता है, यानी टीचर जिसने बनना होता है उसको प्रोफेशनल डिग्री ये करनी पड़ती है, तो हमें ये तब सिखाया जाता है कि एक टीचर के पीछे 15 स्टूडेंट होने चाहिए, तभी वो एक टीचर जस्टिफाई कर पाता है, हर एक स्टूडेंट को एक प्रॉपर टाइम दे पाता है और हर एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को प्रॉपर चेक कर पाता है। अब मानो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास 50 बच्चों की क्लास है, तो वहाँ पर थोड़ा सा टीचर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है हर एक बच्चे पे ध्यान देना, और वो बच्चा स्पेशली जो थोड़ा एवरेज है, स्ट्रगल कर रहा है, उस बच्चे पे ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर पेरेंट हैं, ऐसी जगह पे बिल्कुल भी नहीं जाना जहां बहुत ज़्यादा क्राउड है और आपका बच्चा सफ़र करेगा। यहाँ पर हमारे पास बच्चे आते हैं जब कुछ पेरेंट्स बहुत निराश होकर भी आते हैं ऐसे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कि पूरे साल बच्चे ने कुछ भी नहीं वहाँ पढ़ाई की। ठीक है, तो ये छोटा सा एक पॉइंट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। ठीक है, और अगर आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं एज ए स्टूडेंट और पेरेंट, आप अपने बच्चे को ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ पर टीचर बहुत डेडिकेटेड है, अच्छा है, और उसने लिमिटेड स्टूडेंट्स रखे हैं अपने पास, ताकि वो चाहता है कि हर बच्चा उसका परफॉर्म करे, चाहे वो बिलो एवरेज है, चाहे वो बहुत अच्छा बच्चा भी है।
तो हर एक बच्चे को स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। देखो ट्यूशन का क्या मतलब है, कोचिंग का क्या मतलब है। जब स्कूल है तो कोचिंग किस लिए भेजते हैं? रीजन, आपके बच्चे को स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए, जिसके लिए वो डिजर्व करता है, क्योंकि आप उसको कोचिंग में भेज रहे हो, पर्पज यही है स्पेशल अटेंशन। तो जब स्पेशल अटेंशन ही नहीं मिल रही तो ऐसे क्राउड में भेजने की जरूरत क्या है? तो आप ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजें जहां बच्चे बहुत कम बैठे हो, कम बच्चे हो, और टीचर एक प्रॉपर बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर पा रहा हो कि हाँ भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आप होमवर्क कर पा रहे, टेस्ट में परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही। तो प्लीज ये पॉइंट पे आप सोचें और देखें कि आपको इस पे क्या स्टेप लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि पूरे सेशन आपको हर एक सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है, कितनी जल्दी सिलेबस हो सकता है, टेस्ट में कैसे अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, और हर एक पीटीएम में आपकी प्रेज होगी। तो ये स्पेशल अब स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान से सुनो। देखो फर्स्ट पॉइंट सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, फिर से टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, रिवीजन कैसे करनी है और टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसे लेनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें, अभी आप 10th का वेट कर रहे हो, 9th का रिजल्ट का वेट कर रहे हो, 10th की शुरुआत कर रहे हो, तो सबसे पहले आप अपना हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर लो सीबीएसई वेबसाइट से, वो मिल जाएगा बड़े आराम से। और अभी जो सेशन 2023-24 हुआ है, अभी आपको वही सिलेबस को फॉलो करना है। न्यू सिलेबस जब आएगा सीबीएसई खुद ही बता देगी, आपका टीचर आपको बता देगा। तो अभी जो सिलेबस आपके पास है लेटेस्ट, वही सिलेबस लेकर आपको अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी की शुरुआत करनी है, ठीक है। अब सिलेबस तो हम जान लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेबस हमारा हो जाएगा, देख लेंगे कैसे है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि सर सिलेबस तो देख लिया, हमारे पास 6 सब्जेक्ट है, मैनेज कैसे करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, ट्यूशन भी है, स्कूल भी है, बहुत सारी चीजें और भी हैं। तो कैसे मैनेज करें 6 सब्जेक्ट्स ओवरऑल, ताकि हमारा रिजल्ट बढ़िया निकल के सामने आए। तो यहां पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेना चाहता हूं अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड। देखो आपके टोटल है 6 सब्जेक्ट कंप्यूटर को मिलाकर, तो आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो मैंने यहां सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट मैथ्स है, जिसमें बच्चों को थोड़ी सी टेंशन होती है, तो उसी सब्जेक्ट की मैं यहां आपको एक एग्जाम्पल सेट करके दे रहा हूं। इसी के अकॉर्डिंग आपने बाकी सब्जेक्ट को भी एनालाइज करना है। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं, नोटबुक पेन लेके बैठो और मेरी बातों को ध्यान से समझो। यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी इंक्लूडिंग ऑल एग्जाम्पल्स एंड सब पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस। मतलब आप जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जब पढ़ोगे उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, जिसमें एग्जाम्पल्स को भी काउंट करना है, और किसी क्वेश्चन के सब पार्ट्स होते हैं, मानो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके आगे 10 पार्ट्स दिए हुए हैं, उनको भी काउंट करना है। और ये सब मैंने काउंट कर लिया है आपके लिए, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, और उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, कितनी जल्दी सिलेबस होगा, अभी बताने वाला हूं। उससे पहले आपने एक छोटा सा काम करना है। क्या? आप मुझे बताओ, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो 10th क्लास का, जिसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आना है, तो आपको मैथ्स में पर डे कितने क्वेश्चंस करने चाहिए? बताओ मुझे, वीडियो पॉज करो, कमेंट करो। कितने क्वेश्चन पर डे करने चाहिए? कोई बच्चा बोलेगा सर 20 क्वेश्चंस तो मिनिमम करने चाहिए, कोई बच्चा बोलेगा 10 क्वेश्चंस करने वाले, कोई बोलेगा 15 करने चाहिए, कोई बोलेगा 25 करने चाहिए। तो पर डे कितने क्वेश्चंस हमें करने चाहिए ताकि हमें स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, टेस्ट में परफॉर्मेंस भी हमारी अच्छी आए? हमें कितने क्वेश्चंस करने चाहिए? तो आपका जो आंसर है ना, 10 से कम नहीं होगा, 10 से ज्यादा ही होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ऑन एन एवरेज मैथ्स के मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस करने चाहिए। सर ये क्या बोल रहे हो, सिर्फ हमें 5 ही क्वेश्चंस करने हैं? बिल्कुल, सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं पर डे। ये नंबर मैं कम भी कर सकता हूं आपके लिए, इफ यू आर स्लो लर्नर, यानी मैथ्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हो या किसी सब्जेक्ट के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, आप इसमें 3 क्वेश्चन पर डे भी कर सकते हैं। देखो क्वेश्चंस आपको 5 करने हैं, तो उसके साथ हमें कॉन्सेप्ट भी तो सीखना होता है, उसमें भी हमें टाइम लगता है। तो ऑन एन एवरेज मैंने ये मान के चल रहा हूं कि आपको 5 क्वेश्चन पर डे करने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरी एनसीईआरटी जो आपको बोर्ड के लिए करनी होती है, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। मेरे बच्चे, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 450। मैंने काउंट कर रखे हैं, आप भी काउंट करके देख लेना। इसमें सब पार्ट्स भी काउंट करना, सभी एग्जाम्पल्स को भी काउंट करना। 450 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो पूरे सेशन आपको एनसीईआरटी परफेक्ट करनी होती है, और उसमें टोटल 450 क्वेश्चंस है, और 5 क्वेश्चंस आपको पर डे करने हैं। अब यहां पे जो बताने वाला हूं आप चौंक के रह जाओगे। अब सुनो ध्यान से।
450 क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चंस आप पर डे कर रहे हो। 5 क्वेश्चन क्यों रखे, कम क्यों रखे? रीजन, जब आप कोई क्वेश्चन करते हो तो उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट भी तो सीखना पड़ता है, उसमें भी टाइम जाता है, तो सारा टाइम मैंने बीच में रखा हुआ है। तो अगर आप 5 क्वेश्चन पर डे कर रहे हो और 450 क्वेश्चन हैं, आप इसको कैंसिल करो ना, कितना बना 90। ये 90 क्या निकल के आया? ये 90 निकल के आया कि आपकी एनसीईआरटी इंक्लूडिंग ऑल एग्जाम्पल्स, ऑल सब पार्ट्स 90 डेज में कंप्लीट हो सकती है। वो एनसीईआरटी जिसे करने में आप 11 मंथ्स लगाते हो, 11 महीने आपको लग जाते हैं, आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन यहां पर 3 मंथ्स में आप अपनी एनसीईआरटी को परफेक्ट कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है, यह है मूल मंत्र। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो स्टार्टिंग में तो ठीक है, आप मेरी बात सुन के जोश आ रहा होगा, सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन धीरे 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 आप पता नहीं कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शन में उलझ जाओगे, फिर ये 5 क्वेश्चन का रह जाएगा 1 क्वेश्चन पर डे, वो भी नहीं, 0 क्वेश्चन पर डे हो जाता है। तो आपको अगर 3 मंथ्स में आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डेली बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मानो आप किसी दिन बीमार हो गए, हो सकता है होंगे भी आप, तो 2 दिन के बाद आप ठीक हुए, 2 दिन हमारे वेस्ट हो गए, तो 10 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 दिन आपने पढ़ाई नहीं की। तो आपको ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस पर डे मैनेज करने हैं अपनी नोटबुक पे, मैथ से रिलेटेड। ऐसा आप साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी के लिए भी कर सकते हो। 5 इसलिए भी रखे हैं, क्यों? बाकी सब्जेक्ट भी मैनेज करने। इसको अगर मैं कम कर दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन बच्चों के लिए जो एवरेज है, ये उन बच्चों के लिए जो एवव एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 5 क्वेश्चन रखे। अगर आप एवरेज तो आप 3 क्वेश्चन पर डे करो, तब भी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब इसमें मैं एनसीईआरटी पे ही क्यों फोकस कर रहा हूं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन, वो रीजन आप खुद ही जान जाओगे। आप एक काम करो, अभी जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, कोई ना कोई आपका जान पहचान का होगा, कोई भाई बंधु, फ्रेंड वगैरह, सीनियर कोई तो होगा। कम से कम 5 to 6 स्टूडेंट्स को आप उनको पूछो कि भाई आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से आ रहे हैं, उनके अंदर जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, सिलेबस में से आ रहे हैं, किस बुक से आ रहे हैं? हर बच्चे का आंसर होगा एनसीईआरटी से आ रहे हैं। हिंदी का एग्जाम हो चुका है, इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है, साइंस का एग्जाम भी हो चुका है, तो आप पूछो, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि सीबीएसई पेपर किस बुक से सेट करती है, एनसीईआरटी से करती है। अगर एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक जो सीबीएसई प्रेफर करती है, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कंप्लीट की जा सकती है, क्योंकि 90 डेज यानी 3 मंथ्स में आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो रही है, और 3 मंथ्स आप डाल दो तो 6 मंथ्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टोटल, मतलब दोनों बुक्स 6 मंथ्स में आपकी कंप्लीट हो रही है। जबकि पूरे सेशन लगे रहते हैं, एनसीईआरटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? होती है ना, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है कि आपको अपनी शुरुआत कैसे करनी है। आपने एक ही पॉइंट पे काम करना है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब रेगुलर बेसिस पे जो मैं आपको बता रहा हूं उतने क्वेश्चंस करने। मैंने यहां पर आपको साइंस के मैथ्स के बताए हैं, आप साइंस, सोशल साइंस और उसके भी बता सकते हैं। अगर आपको 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगे, क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट का भी बनाओगे, तो आप ऐसा करें, इसको 3 क्वेश्चंस पर डे करो। तो अगर आप 3 क्वेश्चंस पर डे करते हैं, अगर आप 3 क्वेश्चंस पर डे करते हैं, तो यहां पर 150 डेज होते हैं। अब 150 डेज मानो 30, तो ये बन गया 5 मंथ्स। तो 5 महीने में आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है, एकदम परफेक्ट। इसमें टेस्ट वगैरह सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो ये है मेरा छोटा सा पॉइंट, जिसको आप फॉलो करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जो मैंने आपको बोला कि जो बच्चे अभी 10th का एग्जाम दे रहे हैं, उनको जरूर पूछना है कि सर पेपर कहां से आ रहा है, हमें बता दीजिए। नाउ द नेक्स्ट, ठीक है, 5 क्वेश्चंस आप पर डे कर रहे हैं, तो उनको रिवीजन भी चाहिए। तो आप ऐसा एक शेड्यूल बनाएं अपने क्लास में, स्कूल में या कोचिंग में, कैसा भी है, वो कोचिंग वाला ही बना लेता है खुद ही। जो रिवीजन आपको करनी है ना, वो आपने चैप्टर वाइज नहीं करनी, वो आपने क्वेश्चंस वाइज करनी। यानी मानो आप एक हफ्ता पढ़ते रहे, मानो आप 5 डेज पढ़े, 5 डेज, तो 5 डेज में आपने मैथ्स के कितने क्वेश्चंस किए? आपने मैथ्स के 25 क्वेश्चंस कर लिए। 5 डेज में मैथ्स के 25 क्वेश्चंस हो गए। इन 25 क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना है आपको 6th डे में।
6th डे में अच्छे से रिवीजन करना है कि इन 25 क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छे नोट्स बनेगी नहीं, अच्छे से रिवाइज करना है। और जो 7th डे होगा, 6th डे आपका रिवीजन होना चाहिए और 7th डे आपका टेस्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका टेस्ट 15 डेज के बाद हो रहा है, 10 डेज के बाद हो रहा है, तो वो गलत है। आपको छोटे छोटे टेस्ट कंडक्ट अपने करवाने हैं थ्रू आउट द सेशन। जो बच्चे हमारे पास आते हैं, बिल्कुल हम छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं। जैसे 25 क्वेश्चन है, बच्चे बोलते प्रिपेयर करो, उसको 3 क्वेश्चन दे देते हैं, कर, पता है यार कौन से इंपॉर्टेंट है, वो 3 देते हैं, बच्चा कर जाता है, बच्चा खुश, हम भी खुश, अच्छा रिजल्ट लेके आता है। और आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, जो बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं, एक बच्चे ने मैसेज में लिखा था सर लाइफ का सबसे बेस्ट मेरा साइंस का एग्जाम हुआ। जो बच्चा हमारे पास पढ़ता था यहाँ पे, साइंस का लाइफ का बेस्ट पेपर हुआ 10th क्लास में। अभी भी मैसेज वीडियो में पढ़े, आप देख सकते हो, ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो आपको 7th डे आपका टेस्ट कंडक्ट करवाना है, ठीक है। रिवीजन मैंने आपको बता दिया, 5 डेज आपने पढ़ा, उसके बाद 6th डे आपकी पूरी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिवीजन होनी चाहिए, 7th डे उसका टेस्ट होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो यहां पे टेस्ट तो हो गया, टेस्ट हो गया, अच्छे मार्क्स भी आ गए, लेकिन कई बार क्या होगा, परफॉर्मेंस कम भी आएगी। तो आपने कुछ नहीं करना, जो वीकली आपके टेस्ट हो रहे हैं, आपने उन टेस्ट में जो मिस्टेक्स की है, बस उससे थोड़ा सा सीखना है। आपको सीखना क्या है कि जो मिस्टेक की है वो टीचर से आपसे डिस्कस करना है, टीचर ने आपको बताना है। अगर आपको टीचर नहीं बता रहा है, कोई प्रॉब्लम है या फिर डिले हो रहा है, तो भाई आप टीचर के पीछे पड़ जाओ कि सर हमारा टेस्ट हुआ था, प्लीज़ हमें मिस्टेक्स बता दो। तो आपने उन मिस्टेक्स पे वर्कआउट करना है कि नेक्स्ट टेस्ट में वो मिस्टेक आपसे ना हो। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट आपका एकदम थ्रू आउट द सेशन अच्छा रिजल्ट आपको देगा। ये मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। उतना भी बर्डन नहीं ले लेना कि सर आज हमारे अंदर बहुत जोश है तो चलो आज हम पूरा पूरा चैप्टर ही कर देते, कोई ज़रूरत नहीं। आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, लेकिन आप तो 6 पढ़ रहे होते हैं ना। टीचर के लिए बर्डन नहीं है, वो पढ़ा देगा, मैथ्स के मेरे पास आओ, मैं आपको 50 क्वेश्चन एक दिन में करा दूंगा, लेकिन आपको वो डाइजेस्ट भी करने हैं ना, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी साथ में चलेंगे तो कैसे बात बनेगी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और कितनी जल्दी आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो रही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट हो रही है, जिसे आप पूरा सेशन लगे रहते हो। कंडीशन और पॉइंट कंक्लूड करके एक ही निकलता है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। 5 डेज के बाद 6th डे आपको रिवीजन करनी है और 7th डे आपने टेस्ट देना है और टेस्ट की परफॉर्मेंस अपने टीचर के साथ डिस्कस कर लेनी है। बस इतनी सी बात है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है मन में, कोई टेंशन रहती है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलर आपके जितने भी कमेंट्स होंगे, जो डाउट्स क्रिएट होंगे, उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं 10th में आने के लिए। रिजल्ट आपका नहीं आया, बट मुझे पता आपने 10th में आ ही जाना है, और अच्छी शुरुआत करने के लिए ऑल द बेस्ट। तो आज की वीडियो में इतने बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।